डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है संश्लेषित बहुलक का या सिंथेटिक पॉलीमर्स का। बहुलकों का जो उपयोग है हमारे जीवन में वो अब सभी को सर्वविदित है। बहुलकों ने हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया हुआ है। हमारे कपड़े, बैठने के लिए चेयर, टेबल, यहाँ तक कि हमारा पेन के अंदर जो रिफ़िल है इत्यादि सभी संश्लेषित बहुलकों के द्वारा बने हुए हैं। और आज के समय में अगर हम कहें कि ये पॉलीमर एज है या बहुलक युग है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुलकों के इसी अति महत्वपूर्ण उपयोग के कारण तथा हमारे दैनिक जीवन में इनका महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण आगे चलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये एक अलग ब्रांच बनती है जिसको पॉलीमर केमिस्ट्री कहा जाता है। पॉलीमर्स की बहुत सारी वैरायटी या बहुलकों की बहुत सारी वैरायटी और बहुत अधिक उपयोगिता होती है। इसी को ध्यान में रखकर हम इस महत्वपूर्ण चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुलकों को कैसे परिभाषित किया जाता है। छोटे व सरल एकलक अणु मिलकर बृहद व विशाल संरचना वाले अणु बनाते हैं जिन्हें बहुलक कहते हैं तथा यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। तो इसमें हमें ध्यान में देना है कि जो बहुलकों की जो इकाई है वो छोटे व सरल अणु होते हैं जिन्हें हम एकलक या इंग्लिश में मोनोमर कहते हैं। ये मोनोमर अपने विशिष्ट गुणों के कारण एक दूसरे से संयुक्त होते जाते हैं और संयुक्त होकर के एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं जिसे हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। इस प्रकार से ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर हम देखते हैं, छोटे व सरल एकलक अणु मिलकर बृहद व विशाल संरचना वाले अणु बनाते हैं जिन्हें हम बहुलक कहते हैं तथा यह प्रक्रिया बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन कहलाती है। इसको एक सिंपल उसमें अगर हम व्यक्त करना चाहें तो n नंबर ऑफ एकलक अणु है वो मिल करके एकलक का होल n बनाते हैं। यहाँ पर जो n की संख्या है, n बराबर है वो कुछ संख्या से लेकर के, जैसे अब सपोज करें हम 100 ले लें, 100 से कई लाख तक हो सकती है, 100 से लेकर कई लाख तक हो सकती है। छोटे बहुलकों में ये संख्या 100 से भी कम हो सकती है। और इस प्रकार से जो बहुलक बनते हैं उसके अंदर एकलक की बहुत सारी इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर के एक जो है पॉलीमर का निर्माण करते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, हमने डे टू डे लाइफ में पॉलीथीन का बहुत बड़ा उपयोग हमने देखा है। आज पॉलीथीन ने जो हमारे कपड़े के थैले हैं या जो अन्य जूट के जो थैले होते हैं उनका भी स्थान ग्रहण कर लिया है। तो ये ईथीन का एक बहुलक है। n नंबर ऑफ ईथीन के अणु मिलकर के पॉलीथीन का निर्माण करते हैं और जो है इसमें ईथीन की जो इकाइयाँ हैं वो परस्पर संयुक्त होती चली जाती हैं और इस प्रकार से पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर सभी एकलक इकाइयाँ एक ही प्रकार की होती हैं तो उनको हम समबहुलक कहते हैं या होमोपॉलीमर कहते हैं। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? जिनमें सभी एकलक इकाइयाँ समान प्रकार की होती हैं उनको हम समबहुलक कहते हैं। तो पॉलीथीन है जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया है वो एक समबहुलक या होमोपॉलीमर का उदाहरण। होमो का मतलब होता है समान, होमो मीन्स समान है और पॉलीमर का मतलब बहुलक है। तो सभी इकाइयाँ एक समान होती हैं तो उसको हम समबहुलक या होमोपॉलीमर कहते हैं। दूसरे होते हैं कोपॉलीमर्स
या सहबहुलक। सहबहुलक क्या होते हैं? जब यह दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ, अब देखिए यहाँ पर हैं दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर के बहुलक बनाती हैं, तो इसे सहबहुलक कहते हैं। सहबहुलक का मतलब कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में जो मोनोमर की जो इकाइयाँ होंगी वो एक से अधिक प्रकार की होती हैं। तो एक से अधिक दो प्रकार की हो सकती हैं या दो से अधिक प्रकार की हो सकती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये सहबहुलकीकरण कहलाती है या कोपॉलीमराइजेशन। होमोपॉलीमर के बनने की ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग होमोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। होमोपॉलीमराइजेशन। तथा एक से अधिक प्रकार की जब इकाइयाँ मिलती हैं तो वो जो प्रक्रिया है उसको हम कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे नायलॉन 66 है, ये एक कोपॉलीमर का उदाहरण है। यहाँ पर जो एकलक इकाइयाँ हैं वो एक से अधिक प्रकार की हैं। इसमें जो एकलक की इकाइयाँ हैं वो हेक्सा मैथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल है। ये दो एकलक की इकाइयाँ मिल करके और जो कोपॉलीमर बनाती हैं उसको हम नायलॉन 66 कहते हैं। नायलॉन 66 का भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत उपयोग है। नायलॉन के जो फाइबर्स हैं वो बहुत लॉन्ग चेन फाइबर्स होते हैं और नायलॉन है वो जो है कपड़े के रूप में भी यूज़ हुआ जाता है और नायलॉन की रस्सी इत्यादि भी बनती हैं। तो इसमें जो एकलक इकाइयाँ हैं वो हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल है और ये इस प्रकार से जो बनता है हमारा पॉलीमर है वो नायलॉन 66 है। यहाँ पर हम देखेंगे हेक्सामेथिलीन डायमीन में 6 कार्बन एटम हैं, वो परस्पर संयुक्त हैं और दोनों सिरों पर 2 NH2 ग्रुप उपस्थित हैं। एडिपिक अम्ल में 4 कार्बन एक लॉन्ग चेन के रूप में हैं तथा टर्मिनल वाले दोनों कार्बनों पर COH ग्रुप उपस्थित है। तो n नंबर ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन और n नंबर ऑफ एडिपिक अम्ल मिलकर समान संख्या में मिलकर के जो कोपॉलीमर बनाते हैं उसको हम नायलॉन 66 बोलते हैं। नायलॉन 66 इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें दोनों मोनोमर या एकलक हैं उनके पास 6 कार्बन है। हम देखेंगे यहाँ पर CH2 अर्थात 6 कार्बन और एडिपिक अम्ल में 4 कार्बन तो CH2 वाले हैं और 2 कार्बन COH समूह वाले हैं, अर्थात एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। तो कुल मिलाकर 6 कार्बन एडिपिक अम्ल में और 6 कार्बन हेक्सामेथिलीन डायमीन में, और ये फिर नायलॉन जो बना है इसका जो उसमें 66 बोलते हैं। 66 का मतलब है कि दोनों मोनोमर में 6 कार्बन हैं वो परस्पर संयुक्त हो रहे हैं और इस प्रकार से ये नायलॉन 66 कहलाता है। अब हैं बहुलकों का वर्गीकरण। हम बहुलकों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। बहुलकों को कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, इनके भौतिक गुणों के आधार पर और संरचना के आधार पर। इस प्रकार से जो पॉलीमर्स हैं उनको दोनों तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और इनकी संरचना के आधार पर। अब भौतिक गुणों के आधार पर हम देखेंगे, इस आधार पर निम्न 3 श्रेणियाँ आती हैं। पहली श्रेणी होती है जिसको हम प्रत्यास्थक या इलास्टोमर कहते हैं। इलास्टोमर या प्रत्यास्थक से हमारा क्या तात्पर्य है यहाँ पर, क्योंकि ये इलास्टिक इनके अंदर होती है या इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण नेचुरल पॉलीमर रबर भी है। रबर जो नेचुरल रबर है उसमें भी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी से हमारा हमेशा यहाँ पर तात्पर्य है कि इनको अगर हम खींचेंगे तो ये जो है बल लगाकर इनको हम खींच सकते हैं या लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे रबर है, हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं रबर बैंड जो होता है, रबर बैंड बेसिकली बहुत छोटे आकार का होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को रबर बैंड से रैप करना है
तो हम रबर बैंड को खींचते हैं और उसके ऊपर रैप कर देते हैं या उसके ऊपर हम उसको चढ़ा देते हैं। तो ये खींचने पर, बल लगाने पर है, इसका आकार है वो बड़ा हो जाता है, और बल को जब हम हटाते हैं तो ये पुनः अपने पूर्ववत आकार में लौट आता है। इस प्रकार से इलास्टोमर हैं। इलास्टोमर वो पॉलीमर्स हैं जिनको हम बल लगाकर खींच सकते हैं या इच्छित आकार में हम उनको ले जा सकते हैं, और बल के हटाने पर वो पुनः अपने पूर्ववत आकार में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इलास्टोमर कहलाते हैं। प्राकृतिक रबड़ इलास्टोमर का प्रमुख उदाहरण है। तो जो नेचुरल रबर है, जो प्रकृति में ही हमें प्राप्त होता है, वो इलास्टोमर का एक मुख्य उदाहरण है। दूसरे होते हैं थर्मोप्लास्टिक बहुलक। थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या होते हैं? यह बहुलक रेखीय या शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। इनमें रेखीय भी हो सकते हैं या शाखित श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं। गर्म करने पर नरम होकर ये पिघलने लगते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। मुलायम अवस्था में इन्हें वांछित आकृति में ढाला जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं कि ये बहुलक रेखीय और शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। गर्म होकर अगर हम इनको गर्म करते हैं तो ये पिघलने लगते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। तो मुलायम अवस्था में, और जब ये गर्म करने पर जब मुलायम हो जाते हैं तो इन्हें इच्छित आकृति में, जैसा हम आकार देना चाहते हैं उस आकार में हम इनको ढाल सकते हैं। तो पॉलीथीन है इसका प्रमुख उदाहरण है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न आकार की और विभिन्न जो है उसकी जो है पॉलीथीन्स हैं वो हमारे सामने में हैं। पॉलीस्टायरीन भी इस प्रकार, स्टायरीन का जो पॉलीमर है पॉलीस्टायरीन, वो जो है इसका उदाहरण है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी है, पीवीसी भी इसका एक प्रमुख उदाहरण। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी के जो सोल्स हैं वो हमारे लिए आज हम देखते हैं कि हमारे शूज़ में हैं, वो पीवीसी के सोल्स हैं, वो काम में आते हैं। पीवीसी के जो सोल हैं वो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न मोटाइयों के, विभिन्न आकृति के, जिस भी आकार का हम प्राप्त करना चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं तथा उसको वांछित आकृति में हम फिर उसको ढाल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है थर्मोसेस्टिंग पॉलीमर या ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या होते हैं कि यह बहुत अधिक शाखित श्रृंखला वाले होते हैं तथा इनमें काफ़ी अधिक संख्या में क्रॉस बॉन्ड्स होते हैं। तो अब देखिए इसमें इसका क्या विशेषता है कि ये शाखित श्रृंखला वाले हैं, ब्रांचेस बहुत हैं, और इनमें क्रॉस बॉन्ड्स हैं वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। क्रॉस बॉन्ड्स हैं वो बहुत अधिक होते हैं, जिसकी वजह से जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे से उन क्रॉस बॉन्ड्स के द्वारा है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहती हैं। इनमें अणु अव्यवस्थित त्रिविमीय जाल, इनमें कोई व्यवस्थित जो त्रिविमीय जाल है वो नहीं होता है, बल्कि अव्यवस्थित जो है 3 डायमेंशनल नेटवर्क के रूप में होते हैं। ये गर्म करने पर पिघलते नहीं अपितु कठोर हो जाते हैं। देखिए इनमें, और जो हमने देखा था थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या कंपैरिजन है, क्या इसमें विभेद है, तुलना अगर हम करें तो ये अणु अव्यवस्थित त्रिविमीय जाल के रूप में होते हैं तथा गर्म करने पर पिघलते नहीं अपितु कठोर हो जाते हैं। यह कठोर हो जाते हैं। इन्हें गर्म करने पर नए क्रॉस बंध, क्योंकि इनमें गर्म करने पर नए क्रॉस बंधों का निर्माण गर्म करने पर नए क्रॉस बंधों का निर्माण हो जाता है तथा इसके फलस्वरूप इनकी कठोरता और अधिक बढ़ जाती है। नए और क्रॉस बंध का निर्माण हो जाने से इनकी कठोरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है, और अधिक कठोर और नए क्रॉस बंध बनने की वजह से यह किसी विलायक में विलेय भी नहीं होते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के जो पॉलीमर्स हैं इनके अंदर क्रॉस बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जो क्रॉस बॉन्डिंग है वो भी किसी डेफिनेट उसमें आकार में नहीं होती, अव्यवस्थित रूप से त्रिविमीय जालक के रूप में होती है, जिसकी वजह से इनकी कठोरता बहुत अधिक इनमें पाई जाती है। इनके जो उदाहरण हैं बेकेलाइट है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इत्यादि। अभी हम इनकी संरचनाओं को आगे विस्तार से देखेंगे। तो जो बेकेलाइट है, अब देखिए हमारे जो प्लास्टिक के जो स्विचेज़ हैं वो सब इसके उदाहरण हैं। ये जो है जो स्विच है, जो इलेक्ट्रिक स्विचेज़ हैं, ये जो है
कठोर होते हैं तथा इनको अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर अगर हम इसको गर्म करके दूसरी किसी आकृति में ढालना चाहें तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि गर्म करने से और अधिक क्रॉस बंध बन जाते हैं और इस प्रकार से इनकी संरचना है वो विकृत हो जाती है। तो ये जो है इसके उदाहरण हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक के स्विचेस हैं वो इस प्रकार के इसके पॉलीमर्स के उदाहरण हैं।